की शुरुआत करते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में ही हमें एक विशालकाय ड्रैगन को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी से खतरनाक इलेक्ट्रिक वेव्स निकल रहे होते हैं। इतना विशालकाय होता है कि आसमान में गोते खा रहा होता है, मानो आसमान भी इसके लिए छोटा पड़ गया हो। तभी हमें इस सीरीज के मेन लीड को दिखाया जाता है, इसका नाम फेंग हुआ है। ये उसी विशालकाय ड्रैगन से फाइट कर रहा है। जब ये उसकी बॉडी पे अपने तलवार से अटैक करता है, उस कट लगने के कारण उसकी बॉडी से बहुत सारा इलेक्ट्रिक वेव की एनर्जी जनरेट होने लगती है। अब आगे यहाँ इन दोनों के बीच हमें एक बहुत ही जबरदस्ती फाइटिंग दिखाई जाती है। फेंगुआ लगातार अपने शॉट से उसकी बॉडी पे अटैक करता जा रहा था। वो जो इलेक्ट्रिक ड्रैगन होता है जो कि अपने मुंह से इलेक्ट्रिसिटी उगल रहा होता है, वो भी इससे अटैक करने में पीछे नहीं रहता। इसी फाइटिंग के दौरान हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि इसी तियानवू कॉन्टिनेंट पे, जहाँ पे मार्शल आर्ट की टेक्निक को सीखने के लिए आइस, फायर, विंड और थंडर की पावर को कंट्रोल करना पड़ता है। किसी के अंदर कौन सी एबिलिटीज आएंगी ये डेस्टिनी द्वारा चूज किया जाता है कि आइस, फायर, विंड और थंडर किसे अपना सर्वेंट चूज करेंगी। फायर के एट्रीब्यूट से जिस सर्वेंट को चूज किया जाता है उसे तियानवू वर्लफुल कहते हैं। और इसी तियानवू कॉन्टिनेंट में हर एक मार्शल कल्टिवेटर जो है कि बॉडी में पावर आने के सोर्स यही तियानवू वर्लफुल ही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस कॉन्टिनेंट के एक मंगोलिया सिटी में एक ऐसा लड़का रहता है जिसने अभी तक अपने तियानवू वर्लफुल को अवेकन नहीं किया है। हमें उसी मंगोलिया सिटी को ही दिखाया जाता है और जहाँ पे इस लड़की की बात हो रही है वो और कोई नहीं बल्कि फेंग हुआ के बारे में ही बताया जा रहा है। उस सिटी में सिर्फ केवल फेंग हुआ ही बंदा है जिसने अब तक अपने बॉडी के अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन नहीं किया है या अवेकन करने में अनेबल रहा है। इसी बात के कारण सारे उसका मजाक भी उड़ाते हैं और उसे काफी ज्यादा बुली किया करते हैं। फेंग हुआ अपनी इस दशा से परेशान होकर के वो अपनी ही बॉडी पर इसका गुस्सा निकाल रहा होता है। एक पेड़ पे अंधाधुन यहाँ पे पंचेस मार रहा होता है और उसने अब तक अपनी लाइफ में जो सबसे ज्यादा ह्यूमिलेटिंग पल गुजारा था उसकी याद उसे आने लगती है। उस रात की बात होती है जब फेंग हुआ मिस्टर डोंग फैंग से मिलने के लिए गया हुआ था। मिस्टर डोंग फैंग एक नामी ग्रामी व्यक्ति है जो कि उस पूरे कॉन्टिनेंट के ग्रेट जनरल का पोता है। साथ ही उस पूरे कॉन्टिनेंट में मार्शल आर्ट के लिए जो एक एकेडमी चलाई जा रही है वहाँ का यंगेस्ट ट्विटर भी यही डोंग फैंग ही है। इसके पास एक एल्डर आए हुए हैं जो कि फेंग हुआ की काफी ज्यादा बेइज्जती कर रहे हैं। डोंग फैंग को बता रहा होता है कि आप इस जैसे नकारा बंदे को अपना डिसाइपल कैसे चूज कर सकते हो और एकेडमी में आने का परमिशन कैसे दे सकते हो। इस जैसे लूजर को अपना डिसाइपल बनाना तो किसी कलंक से कम नहीं होगा। लेकिन वहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम सिनार होता है और वो फेंग हुआ के पक्ष में बोल रही होती है। वो फेंग हुआ का साइड लेते हुए डोंग फैंग से कहती है कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे तो मेरा दोस्त फेंग जो है वो डेफिनेटली अपने अंदर के तियानवू वर्लफुल को अवेकन करके ही रहेगा। बस उसे एक चांस देने की जरूरत है। जिस पे वो एल्डर यहाँ सिनार को ही अपना मुंह बंद करने के लिए कहते हैं। अब आगे वो जो डोंग फैंग होता है वो उतना तो दूसरे पर मेहरबान होने वाला बंदा नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी विलेन जैसी है। फेंग हुआ को तो एक सामान्य सा बंदा कहता है और उसे बोलता है कि तुम्हारे जैसे बंदे को तो ये इवन डिजर्व ही नहीं करते हैं कि तुम्हारे बॉडी के अंदर तियानवू वर्लफुल की एबिलिटी होगी। जब तुम्हारी बॉडी के अंदर इस तरह की एबिलिटी नहीं है तो फिर उसे अवेकन करने का क्या ही फायदा। और तुम जैसे बंदे को मैं अपना डिसाइपल बनाना वर्थ इट नहीं समझता। तुम जैसा नकारा नालायक बंदा अगर इस एकेडमी में आ भी जाता है तो वो सिनार के फ्यूचर को फिर अफेक्ट करेगा। तो फिर तुम्हारी नाकाम कोशिशों के लिए हमेशा सिनार को ही यहाँ दोष दिया जाएगा कि उसी ने ही तुम्हारी सिफारिश की है। जिसमें फेंग का फादर आता है और उस डोंग फैंग से गुजारिश करने लगता है कि आप एक बहुत बड़े ओहदे पे हैं, आपको इसकी मर्यादा रखनी चाहिए। आपसे ये जूनियर है, इतना मीन और रूड इसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए। जिस पे डोंग फैंग उनसे कहता है कि मैं इसके साथ रूड व्यवहार नहीं बल्कि इसकी असलियत इसे दिखा रहा हूँ। अपनी इस एज में भी आ करके ये अब तक अपने मार्शल आर्टिस्ट के लेवल पे ही है। तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी काफी सामान्य लेवल की है। अब अपने बाप की बेइज्जती सुन करके यहाँ फेंग उनसे कहता है कि तो तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जो तुम मेरे बाप से इस तरह से बात कर रहे हो। मैं जानता हूँ कि मेरे बॉडी के अंदर अभी तक तियानवू वर्लफुल अवेकन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस एकेडमी में जाने के लायक बंदा नहीं हूँ। मैं तुम्हारे जैसा तो बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कि अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाते हैं और दूसरों को बुली करने की कोशिश करते हैं। अब इतना सुनते ही डोंग फैंग को यहाँ गुस्सा चढ़ जाता है और वो सीधा अटैक कर देता है फेंग हुआ पे। लेकिन इस अटैक को फेंग हुआ का जो फादर होता है वो डॉज कर लेता है। यहाँ पे उसके फादर और उस डोंग फैंग के बीच एक स्पिरिचुअल फाइट शुरू हो जाती है। सिनार इस फाइट को रोकने की कोशिश तो करती है लेकिन वो एल्डर ऐसा नहीं करने देते। अब आगे जो फेंग के फादर होते हैं इस फाइट के कारण काफी ज्यादा हर्ट हो जाते हैं।
लेकिन वो डोंग फैंग यहीं नहीं रुकता, वो अपने स्नो पाम का यूज करता है। इसका मतलब है कि वो आइस वाले एट्रीब्यूट को कंट्रोल कर पाता था। इस अटैक का जवाब देने के लिए जो फेंग के फादर होते हैं वो अपने फायर एट्रीब्यूट वाले मार्शल आर्ट का यूज करते हैं। इससे निकलती हुई फायर वेव्स जो होती हैं वो उस स्नो की लहर को रोक देती हैं। बाकी इसी एक अटैक से ही यहाँ पे फाइट खत्म हो जाती है और हम देखते हैं कि वो दोनों बाप बेटे वहाँ पे औंधे पड़े होते हैं। फेंग जो होता है वो जैसे तैसे अपने आप को उठाता है और अपने बाप की इस हालत को देख करके बेचारे को अपने आप पे ही तरस आ रहा होता है। आज अगर उसके बॉडी के अंदर के तियानवे वर्लफुल अवेकन हो जाता तो उसके बाप के साथ ये सब कुछ नहीं होता। आगे वो अपने अधमरे से बाप को उठाता है जो कि मरने के कगार पे था। आगे उसके पिता उसे एक प्रवचन देते हैं कि हमेशा अपनी लाइफ में बस एक बात ही याद रखना, जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं वही आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि अगर तुम कमजोर रहोगे तो दुनिया तुम्हें कुचल डालेगी। और ये बात तो बिल्कुल सही है, बाहुबली का ही बोलबाला होता है। लेकिन जो फेंग होता है वो तो उन्हें इससे भी ज्यादा अच्छी बात कहता है कि जो हमारी असली ताकत होती है वो एक्चुअल में हमारी स्ट्रेंथ पे रिलाई नहीं करती, जबकि असली ताकत तो किसी की विल पावर में होती है कि वो कैसे दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। आगे वो अपने डैड से प्रॉमिस करता है कि वो इनकी कही हुई बात को हमेशा याद रखेगा। अब इतना कहते ही उसके जो फादर होते हैं वहीं बेहोश हो जाते हैं। हाँ, जो फेंग होता है वो इस बात को ठान लेता है कि इस डोंग फेंग से तो अपने बाप की बेइज्जती का बदला लेकर रहेगा। ने अपने पावर का इस्तेमाल करके इन दोनों को इस तरह से बुली किया है और वो तो इस बात का खुलेआम यहाँ पे ऐलान भी कर देता है कि आज तुमने जो मेरे बाप के साथ यहाँ पे किया है ना, देखना सीधा 1 साल के बाद मैं इसी दिन तुमसे यहाँ पे बदला लूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को उस पोजीशन तक जरूर ला लूंगा और तुम्हें देखना डेफिनेटली हरा कर ही दम मानूंगा। और आज की तारीख को तुम नोट डाउन कर लो कि किस तरह से आज ही के दिन 1 साल बाद तुम मेरे बाप के सामने आओगे और अपने घुटने टेक करके अपनी गलती के लिए यहाँ पे उनसे माफी मांगोगे। इस बात पे वो डोंग फेंग जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और यहाँ पे फेंग की बेइज्जती उड़ाते हुए कहते हैं कि तू जैसा नल्ला और नकारा मुझे हराएगा वो भी 1 साल बाद। चल जा, 1 साल नहीं तो 20 साल ले ले। अगर तू 1 साल के बाद अपने इस चैलेंज को पूरा कर देता है तो मैं अभी इस बात को एडमिट करता हूँ कि मैं खुद ही अपनी कल्टीवेशन लेवल को पूरी तरह से त्याग डालूंगा, अपनी नाक रगड़ते हुए तेरे बाप के सामने माफी मांगूंगा। अब ये तो होती है पास्ट की फ्लैशबैक और इसी को याद करते ही यहाँ पे फेंग गुस्से से लाल पीला होते हुए उस पेड़ पे पंचेज मार रहा होता है। तो वो कहते हैं ना कि हर मुश्किल वक्त में कोई ना कोई दोस्त साथ होता है और इसका दोस्त यहाँ पे सिनार है। फेंग यहाँ बहुत अपने आप को कोस रहा होता है कि आखिर क्यों नहीं वो अपने बॉडी के अंदर के तियानवे वर्लफुल को अवेकन कर पा रहा है कि तभी वहाँ उसकी दोस्त सिनार आ जाती है जो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है। वो उसे कहती है कि तुम्हें अपने आप को इस तरह से तकलीफ नहीं देनी चाहिए, मुझे यकीन है कि तुम अपने अंदर की पावर को एक न एक दिन जरूर अवेकन कर लोगे। वेंग उससे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि अंकल वैंग जो है वो कभी नहीं चाहते कि तुम मुझसे मिलो। अगर उन्होंने तुम्हें मेरे साथ यहाँ पे देख लिया तो तुम्हारे लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। मैं तो बस यहाँ इस बात से परेशान हूँ कि मेरी फैमिली में जो मुझसे छोटे हैं उन्होंने भी मुझसे पहले अपने तियानवे वर्लफुल को अवेकन कर लिया है, तो आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी है जो मैं अब तक इसे अवेकन नहीं कर पा रहा हूँ। जिस पे सिनार उसे एक ऐसी बात बोल देती है ना कि यहाँ पे फेंग का तो मूड लाइट हो जाता है। वो उसे कहती है कि मुझे तुम पे पूरा विश्वास है, चाहे जितना भी लंबा समय क्यों ना लगे, अपने अंदर की एबिलिटी को जरूर एक न एक दिन अवेकन करोगे और मैं उस वक्त तक भी तुम्हारा इंतजार करूंगी। और ऐसा कहते हुए सिनार ने तो सीधा सीधा यहाँ पे अपने प्यार का ही इजहार कर दिया होता है। इसके कारण फेंग का तो मोटिवेशन लेवल काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और वो ये डिसाइड कर लेता है कि किसी भी हाल में अब वो स्ट्रॉन्गर बन के ही दिखाएगा। अब लड़की के मोटिवेशन ने उसके अंदर ऐसी पावर भर दी होती है कि अब वो रुकने का नाम नहीं लेता, वहीं पे बैठ जाता है और कल्टीवेशन शुरू कर देता है। अब उसके बॉडी के अंदर से स्पिरिचुअल एनर्जी की ऑरा निकलने लगती है जो कि उसके बॉडी के एक सेंटर वाले पॉइंट पे इकट्ठा होने लगती है और ये ऑरा इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि अब उसके अंदर से एक स्पिरिचुअल बॉल बाहर निकलता है और वो स्पिरिचुअल बॉल जब ओपन होता है तो उसके अंदर से हमें एक क्यूट सी छोटी सी फेरी दिखाई देती है। फेरी उसे देखते ही डिसअपॉइंट होते हुए कहती है कि फिर से उसे एक बार एक और वर्चुअल मार्शल बॉडी मिल गई और अभी तो मैं ठीक से सोई भी नहीं थी और वापस से मुझे जागना पड़ा। आगे वो फेंग से कहती है कि ओह, तुम्हारी बॉडी तो वाकई में काफी ज्यादा स्मॉल है और तुम्हें तो देख के लगता है कि तुम काफी कम जिंदगी जीने वाले ह्यूमन बीइंग हो जो कि जल्द ही मर जाओगे। खैर कोई बात नहीं, मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, तुम मेरे होस्ट हो और तुम्हें